नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जिस विषय पे चर्चा होने जा रही है वो है कॉम्पोजिशन। इसे शॉर्ट ए से भी कह सकते हैं। इसमें आपको कोई भी टॉपिक दे देगा, उस पे आपको बताना पड़ेगा। ये अलग अलग तरीके से आएंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल मेरे पास है प्रदूषण की समस्या। अब इसको एग्ज़ाम में ऐसे भी दिया जा सकता है, प्रदूषण की समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त कीजिए, या डायरेक्ट ही दे देंगे प्रदूषण की समस्या, या ऐसे भी दे देंगे कि आपके घर के सामने बहुत दिन से बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, उस पे आप अपने विचार लिखिए। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। विज्ञान ने मनुष्य को अपने जीवन को दिनों दिन सुखमय और कल्याणमय बनाने के लिए अनेक साधन उपलब्ध करा दिए हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, पहले हमारे पास एक छोटा सा फ़ोन होता था नोकिया का, और भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए उसमें इंटरनेट लगाया गया। इंटरनेट लगाने के बाद उसमें स्क्रीन टच लगाया गया। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी कितना ज़्यादा डेवलप हो रहा है, मगर ये सब चीज़ अच्छा तो है, मगर कहीं ना कहीं हमारे लिए घातक भी सिद्ध हो रहे हैं। कैसे, आगे देखिए। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए वह यह भूल गया है कि वैज्ञानिक आविष्कारों के सुखद संसाधनों के कारण कुछ हानिप्रद एवं घातक प्रतिरूप सामने आ रहे हैं। अच्छा तो हो रहा है कि मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, मगर उसमें से जो इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन बाहर निकलता है, उसके वजह से प्रकृति को कितना हार्म हो रहा है, इसके बारे में हम नहीं सोचते। पर्यावरण प्रदूषण एवं भयंकर समस्या बनकर सामने आ रहा है। सबसे ज़्यादा तो प्रदूषण है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जिसकी वजह से देखिए आज हम लोग कितने ज़्यादा बीमार हैं। वातावरण में व्याप्त और फैलते हुए प्रदूषण के रूप अनेक हैं। बहुत सारे तरीक़ों से ये प्रदूषण फैलता है और इसके बहुत सारे रूप भी हैं। आइए चलिए आगे देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का मानना है कि भूमि, जल, वायु, भूमि का मतलब होता है लैंड, जल का मतलब होता है वाटर, वायु का मतलब होता है एयर, ये सब का भी अपना अपना पॉल्यूशन का टाइप है कि भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों से होने वाले परिवर्तन को प्रदूषण कहते हैं। भौतिक मतलब जियोग्राफिकल, रासायनिक फिज़िकल मतलब उसमें कुछ ना कुछ उसके कॉम्पोजिशन चेंज हो जाते हैं, जैविक लाइफ साइकिल। तो ये अलग अलग तरीके के प्रदूषण हैं जो कि हमारे जीवन को जो ख़राब कर देते हैं, इसी को हम लोग प्रदूषण कहते हैं। यह प्रदूषण हमारे जीव जगत, संस्कृति, प्रकृति को बड़ी हानि पहुंचा रहा है। कहीं ना कहीं ये हमारा जीवन, संस्कृति मतलब हमारा जीवन जीने का तरीका, प्रकृति, यहाँ का एनवायरनमेंट सभी को हानि पहुंचाता है। निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या और पॉलीथीन आदि पदार्थों को फेंक देने से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। हमारा जो पॉल्यूशन किस प्रकार से बढ़ रहा है, हम जो पॉलीथीन को इधर उधर फेंक देते हैं, सही समय पर डस्टबिन में नहीं डालते हैं, रास्ते में खाना खाए और वहीं पे पॉलीथीन छोड़ के चल दिए, तो इसके वजह से ही कहीं ना कहीं जब वर्षा होती है तब वही पॉलीथीन को वो घुमा घुमा कर नाली में जाकर फेंक देता है, और जिसके वजह से नाली भी बंद हो जाती है और गंदी पानी नाली के अंदर नहीं जा सकती और वो बाहर ही कहीं ना कहीं घूमती रहती है। भूमि प्रदूषण हमारे जीवन का सबसे पहले दुष्प्रभावित करता है। देखिए, ऐसे लिखने का तरीका पहले देखिए। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे कि प्रदूषण है क्या, वो किस किस तरह से हमारे जीवन को हानि पहुंचाती है और उसके कितने सारे प्रकार हैं। उसके बाद हम देंगे कि अलग अलग प्रकार की जो प्रदूषण है वो हमारे जीवन में अलग अलग तरीके से क्या दुष्प्रभाव लाती है। भूमि प्रदूषण हमारे जीवन को सबसे पहले दुष्प्रभावित करता है। लैंड पोल्यूशन कैसे, देखते हैं। आज हमारे पर्यावरण में भूमि प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। लैंड पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण क्या है? बांध और रासायनिक उर्वर को अधिक मात्रा में प्रयोग करना।
जब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या जब भी कोई फार्मर फार्मिंग करता है तो उसको कुछ पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स दिया जाता है, जिसको वो मैन्योर के तौर पर अपने लैंड में यूज़ करता है। अगर वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है तो ज़मीन जो होती है बंजर हो जाती है, ख़राब होने लगती है। तो जिसके वजह से एक ज़मीन जब ख़राब होती है तो उसके जड़ से सारी ज़मीनें धीरे धीरे ख़राब होने लगती है। बांध भूमि का अपक्षय करते हैं। बांध क्या करता है? भूमि को रोकता है, उसको बढ़ाकर रख रहा है। मगर यहाँ पे क्या होता है, अगर किसी चीज़ को हम बांधते हैं, उसमें पानी आने से रोकते हैं अपना एग्रीकल्चर को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, ताकि ऐसा ना हो कि फ्लड आ जाए और सब कुछ डूब जाए, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लैंड को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा रहा है। एक ना एक दिन वो बांध टूटता है और सब जगह भौचाल मचा देता है। उर्वरकों का प्रयोग भूमि की उपजाऊ शक्ति को कम करता है। इतना ज़्यादा जो हम लोग मैन्योर यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स हुआ, इंसेक्टिसाइड्स हुआ भूमि को, वो एक समय तो बहुत अच्छा एग्रीकल्चर दे रहा है, मगर कुछ समय के बाद जाके वो बंजर हो जाता है। कीटनाशक दवाओं का छिड़काव से भी भूमि प्रदूषण होता है। कीटाणु ना आए ज़मीन में, इसके लिए हम हर जगह ज़मीन में स्प्रे छिड़क देते हैं, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो ज़मीन ख़राब होने लगती है। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति के विरुद्ध जाकर काम कर रहे हैं। कोई भी चीज़ बच्चों अगर प्रकृति के विरुद्ध होती है तो वो कभी ना कभी हमें हानि ज़रूर पहुंचाती है। विज्ञान ने विभिन्न उद्योग धंधों को विकसित किया है। अंधाधुंध मशीनीकरण हो रहा है। विज्ञान ने अब क्या किया है, बिजनेस के लेने देने को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। अंधाधुंध मशीनीकरण मतलब अब सब कुछ मशीन से हो रहा है। अब तो हम देखते हैं कि रोटियां भी मशीन से बनती हैं। मिलों, फैक्ट्री और अन्य उद्योगों से निकलने वाला कचरा नालियों में बहकर नदियों और तालाबों के जल को प्रदूषित करता है। इतना सब जो चीज़ मशीनों से बनता है, वो सब फैक्ट्री वाले लोग क्या करते हैं, एक नाली का रास्ता बनाते हैं, एक पाइप बनाते हैं मोटा सा, जिसमें से जितना भी कचरा है वो सब जाके तालाब में बह जाता है। आपने अपने घर के आसपास या कभी रास्ते में जाते हुए ऐसे बहुत सारे तालाब देखे होंगे जो कि पूरा जिसमें काला पानी रहता है, गंदी बदबू आती है। तो वो सब क्यों हो रहा है? वो सब इसी कारण से हो रहा है। गंगा यमुना जैसे विशाल नदियों भी प्रदूषण की चपेट में आ गई हैं। अब तो कोई गंगा यमुना को भी नहीं छोड़ा है, उसको भी सब पॉल्यूटेड करने में लगा हुआ है। रासायनिक उर्वरकों की अधिकता से भी जल प्रदूषण होता है। इतना सारा जो हम लोग केमिकल्स यूज़ करते हैं जल में, उसके वजह से भी जल प्रदूषण हो रहा है। जल प्रदूषण के कारण 70% बीमारियां उत्पन्न होती हैं। क्या होता है कि गंगा यमुना का पानी ही, ये डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे रहते हैं, तो उसके पास का नदी का पानी जो है हमारे यहाँ पर आता है पूरा फ़िल्टर होकर, मगर कहीं ना कहीं उसमें जो कीटाणु है या जो उसमें जो प्रदूषण किया हुआ जो उसकी मात्रा है वो रह जाती है, वो बाहर नहीं निकल पाती, और वही पानी हम पीते हैं और फिर क्या होता है, हम बीमार हो जाते हैं। शहरों में गंदे नाले और सीवर भी नदियों के जल में गिरकर उसको प्रदूषित करते हैं। शहर में जो गंदे नाले होते हैं, जितना भी फैक्ट्री से निकला हुआ गंदगी होता है, वो नदी में जाकर उसको ख़राब कर देती हैं। उसके बाद आता है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण सबसे भयंकर प्रदूषण है। शहरों में वाहनों के धुएं, फैक्ट्री के धुएं से आधिकारिक प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण जो है सबसे ख़राब क्यों है? क्योंकि हम सांस लेते हैं, और जैसे ही हम सांस लेते हैं तो जितना भी वायु है आसपास का, वो सब हमारे शरीर के अंदर चला जाता है। तुरंत शरीर के अंदर जाने से वो बहुत ज़्यादा हमें अफेक्ट करता है। जैसे लैंड प्रदूषण और वाटर पोल्यूशन, ये सब के कांटेक्ट में जब हम आते हैं तब हमें ये अफ़ेक्ट करता है। मगर हर इंसान जब तक जीवित है तब तक तो सांस लेगा ही लेगा, और वो जैसे ही सांस लेता है वो गंदी वायु को अपने अंदर ले लेता है और कुछ समय बाद वो बीमार हो जाता है।
घरों में खाना बनाने के लिए जहाँ लकड़ी और कोयले का प्रयोग होता है वहाँ वायु प्रदूषण फैलता है। शहरों में तो शुद्ध वायु का मिलना ही मुश्किल हो गया है। वैज्ञानिकों ने यह बताया कि वायु प्रदूषण से समुद्र तटीय क्षेत्र दुष्प्रभावित होने लगी है। मतलब इतना ज़्यादा वायु प्रदूषण हो गया है। आप देखेंगे, आप जब भी कोई समुद्र के इलाके में जाते हैं वहाँ पे बहुत हवा चलता है। तो जितनी ज़्यादा वहाँ पे हवा चल रही है वहाँ लोग किसी ना किसी तरीके से वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी का धूल, इसका धूल, उसका धूल, कोई साफ़ नहीं कर रहा है कोई भी चीज़। तो हर कोई कहीं भी फेंक के कुछ भी चला जा रहा है, तो वहाँ पे वायु प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है। वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि वायु प्रदूषण से समुद्र तटीय क्षेत्र दुष्प्रभावित होने लगी है। CFC गैस का बढ़ना जारी है। इसके दुष्प्रभाव से ओज़ोन की परत पतली होती जा रही है। इसके कारण पराबैंगनी किरणें सीधा धरती पर आकर मनुष्य को नुकसान पहुंचा रही है। वायु प्रदूषण के कारण क्या हो रहा है, हमारा जो सन की रोशनी हमें आती है उसके बीच में बहुत सारा परत है, बहुत सारा लेयर है। उसमें से एक लेयर का नाम पैराबैंगनी किरण मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज भी है। अब वो हमें क्या करती है, सन के हार्मफुल रेज से बचाती है, जिससे धरती जलने से बच जाती है। मगर अब धीरे धीरे वो भी जो है वो पतली होते जा रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है कि उसकी परत को भी वो नष्ट कर दे रहा है। शहरीकरण के कारण प्रदूषण भी बढ़ा है। जितने ज़्यादा शहर हो रहे हैं उतने ही ज़्यादा लोग फ्लैट्स बना रहे हैं पेड़ को तोड़ तोड़ के। फिर उसके बाद लोग अपनी गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं, गाड़ी ख़रीदने के बाद लोग AC लगा रहे हैं। तो इतना सारा जो संसाधन का उपाय किया जा रहा है उसकी वजह से भी प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तेज़ ध्वनि से बजने वाली लाउडस्पीकर, मीलों और फैक्ट्रियों का शोर, वाहनों की हॉर्न का शोर वातावरण में ध्वनि प्रदूषण फैला रहे हैं। तो बच्चों, एक और प्रदूषण है जिनका नाम ध्वनि प्रदूषण होता है, मतलब साउंड पॉल्यूशन। इतना ज़्यादा जो टैक्सी का आवाज़, कार बसेस का आवाज़ आना, फिर कहीं पर गाना बज रहा हो उसका आवाज़, फैक्ट्री में काम हो रहा है उसकी ध्वनि से क्या हो रहा है, साउंड पॉल्यूशन हो रहा है। त्योहारों पर चलने वाले पटाखे ध्वनि प्रदूषण के साथ साथ वायु को भी प्रदूषित करते हैं। ये तो आपको पता ही है। अब दिवाली में लोग पटाखों को भी बैन कर रहे हैं, पटाखों को मना कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके हार्मफुल गैस से वायु बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषण के दुष्प्रभाव को रोकना बहुत ज़रूरी है। भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए बांधों का निर्माण कम करना पड़ेगा। अगर हमें भूमि प्रदूषण, लैंड पोल्यूशन को रोकना है तो हमें डैम्स कम बनाने पड़ेंगे और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी करनी पड़ेगी। और जितना भी हम लोग मैन्योर और जितना भी केमिकल्स हम लोग लैंड पे यूज़ करते हैं उसको कम करना पड़ेगा। वन कटाव को रोकना पड़ेगा, वन को काटने से रोकना होगा। जल प्रदूषण को रोकने के लिए उद्योगों के प्रदूषित जल को नदियों में न फेंके। मतलब जल प्रदूषण को अगर रोकना है तो फैक्ट्रीज़ में जितने भी काम हो रहे हैं उसके गंदे जल को नदी में नहीं फेंकना चाहिए। शहरों के नालों को नदियों में न मिलाए। मतलब जितने भी नाला है उसका पाइप जो है नदी पे जाके नहीं खुलना चाहिए। वायु प्रदूषण पर रोक तभी संभव है जब उद्योग धंधों की प्रदूषित वायु को वातावरण में न मिलने दे। मतलब वायु प्रदूषण में अब ये रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये बना दिया है कि आप वैसी गाड़ी यूज़ नहीं कर सकते जिसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो। वैसी फैक्ट्री में आपको चिमनी लगानी पड़ेगी जिससे कोई भी गंदी वायु जाकर बाहर को ना मिले और हमारा इन्वायरमेंट बचा रहे। वायु प्रदूषण का रोक तभी संभव है जब उद्योग धंधों की प्रदूषित वायु को वातावरण में न मिलने दे। इसके लिए चिमनियों में उचित फिल्टर लगाना पड़ेगा। जनसंख्या वृद्धि को रोकना पड़ेगा। पॉल्यूशन को रोकने के लिए पॉपुलेशन को भी रोकना पड़ेगा। तभी प्रदूषण को कम किया जा सकता है। वाहनों को पेट्रोल की जगह गैस से चलाना चाहिए। अब धीरे धीरे CFC गैस आ रहा है जिससे वाहन चल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ताकि पॉल्यूशन से हम बच सके। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और वनों
का कटाव रोकना चाहिए। पेड़ जितने लगेंगे बच्चों उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन बढ़ेगा। प्रदूषण हमारे लिए प्राणघातक है, जानलेवा है। वह जीवधारियों को धीरे धीरे मार रहा है। प्रकृति को अधिक छेड़ना हानिकारक है। यदि हम प्रदूषण को काबू नहीं पाते हैं तो प्राणियों का जीवन ही असंभव हो जाएगा। अगर हम प्रदूषण को नहीं रोकेंगे तो हमारा जीना ही क्या हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। मोबाइल फ़ोन कितना सुविधाजनक। इसको ऐसे भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे और नुकसान, या वर्तमान युग में मोबाइल फ़ोन जीवन की आवश्यकता बन गई है। इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए और बताइए कि मोबाइल फ़ोन जीवन में सुविधा के साथ साथ मुसीबत किस प्रकार बन जाता है। आज के कुछ वर्ष पहले क्या हमने कभी कल्पना भी की थी कि हम फ़ोन हाथ में लेकर घूमेंगे। हमारी टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है कि मानो पलक झपकते ही विज्ञान का एक नया अद्भुत वरदान हमारे सामने होता है। बच्चों, अगर आपने 90s में जन्म लिया होगा तो आपको समझ में आएगा ये बात। पहले मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे हम लोग के समय पे। हम लोग के टाइम पे वो लैंडलाइन होता था जो अनेक तारों से जुड़कर बना होता था। जब फ़ोन आता था तो हम लोग उठाते थे, पूरा परिवार एक ही टेलीफोन में बात करता था और वो उसको बाहर लेके नहीं जा सकते थे। अब देखिए, मोबाइल फ़ोन को इतना हैंडी कर दिया गया है कि घर के हर एक एक सदस्य के पास एक एक फ़ोन है। किसी किसी के पास तो एक से ज़्यादा भी फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन भी ऐसा ही वरदान है जो केवल कुछ खास लोगों के लिए ही नहीं बल्कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है। मतलब मोबाइल फ़ोन सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए यूज़ करने के लिए नहीं है। अमीर गरीब छोटा बड़ा आजकल सब लोग मोबाइल फ़ोन का प्रयोग कर रहे हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है, मतलब सबका भला करने वाला और सबको सुख देने वाला है। आज हर व्यक्ति के हाथ में इसे देखा जा सकता है। अमीर वर्ग का हो या निम्न वर्ग का, बुजुर्ग हो या बच्चा, सबके हाथ में यह समान रूप से शोभा पाता है। और हो भी क्यों नहीं, है ही इतनी लाभदायक। अगर ट्रैफिक जैम में फंस जाए, मोबाइल घुमाइए, पत्नी को सूचित कीजिए। कह रहा है कि अमीर से गरीब आदमी, अमीर के पास ठीक है अगर बहुत महंगा फ़ोन है, तो गरीब के पास भी कोई बात नहीं, 1000-2000 की फ़ोन तो है ही। अब फ़ोन जो है हर रेंज में अवेलेबल है। अगर कोई ट्रैफिक जैम में फंस गया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने घर में फ़ोन करके बता सकते हैं, उनको सूचना दे सकते हैं। सूचित देने का मतलब इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अचानक कहीं घूमने जाने का कार्यक्रम बन गया तो चिंता की क्या बात है, मोबाइल है ना। देर हो रही है, सूचित कीजिए। जल्दी को किसी को बुलाना है, तुरंत फ़ोन कीजिए। जहाँ भी होगा तुरंत दौड़ा चला आएगा। मतलब पहले के ज़माने में चिट्ठियाँ लिखी जाती थी, कबूतर को दिए जाते थे। न जाने कबूतर कहाँ जाता था, किसके पास जाता था, देता भी था कि नहीं भगवान ही जानता है। मगर अब मोबाइल फ़ोन इतना सुंदर चीज़ आ गया है कि आपको जिससे भी बात करना है बस फ़ोन घुमाइए और बात उनके सामने हाजिर। सब्जी चाहिए, नल ख़राब हो गया, नाली बंद है, कोई बीमार हो गया, दवाई चाहिए, परेशान मत होइए, सबके पास फ़ोन है। आपकी आवाज़ सुनते ही संबंधित व्यक्ति दौड़े आएंगे। बच्चा घर पर अकेला है, कामकाजी महिलाएं चिंता न करें, सफ़र में है या अकेले बोर हो रहे हैं, क्यों फ़ोन पास में है ना। आजकल ऐसा हो गया है कि इंसान का पैसा रहे या नहीं, मोबाइल फ़ोन उसके पास रहना चाहिए। लोगों की जान बन गई है फ़ोन। यह केवल बात करने की ही नहीं, अन्य अनेक सुविधाओं भी देता है। मतलब यह केवल बात करने की ही नहीं, अनेक अन्य सुविधाएं भी देता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। तरह तरह के खेल, कैलकुलेटर, फ़ोन बुक की सुविधा, समाचार, चुटकुले, चटपटी बातें, ये तो अन्य सुविधाएं हैं। मतलब फ़ोन में बात करने के अलावा आप मैसेज कर सकते हैं,
गेम खेल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, अब तो पैसा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बैंक का काम भी फ़ोन ही कर रहा है, रेडियो का काम भी फ़ोन ही कर रहा है, गाना सुन सकते हैं, पिक्चर हॉल का काम भी अब फ़ोन करता है, मूवी देख सकते हैं, क्या कुछ नहीं कर सकते रे बाबा फ़ोन से। देश विदेश कहीं भी भेजिए और अपना संदेश पहुंचाइए, चाहे आप फ़ॉरेन में बात करें या चाहे आप अपने भारत में बात करें, आप हर जगह फ़ोन के माध्यम से बात कर सकते हैं। विदेशों में रहने वाले साथियों से बात करना कितना आसान और सस्ता हो गया है। कई लोग मिलकर बात कर सकते हैं। आप कहीं काम में लगे हैं, कोई बात नहीं, वैक्स मेल की सुविधा है। अब तो ईमेल जीमेल भी आ गया है, आपके लिए संदेश आपका मोबाइल स्वयं ले लेगा। मतलब अब तो इतना एडवांस हो गया है कि आपको कहीं पर जाकर लेटर लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका मोबाइल खुद ही सारे मैसेजेस को रिसीव कर लेगा। एक नई और महत्वपूर्ण सुविधाएं जो मोबाइल ने दी है वह है एसएमएस। यस, है ना। मज़े की बात, अगर किसी से बात नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं सकते, छुपा के बात करनी हो तो लोग क्या करते हैं, एसएमएस कर सकते हैं। एक मैसेज करते हैं और वो उस लोगों तक पहुंच जाता है जिनको वो अपनी बात बताना चाहते हैं। इसके माध्यम से विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेना, और केवल भाग लेना ही नहीं अपितु अब तो प्रतियोगिताओं के भाग्य का फैसला भी जनता के हाथों में है। अब तो वोटिंग भी किया जा सकता है। फेसबुक में आप देखते हैं ना, माई क्यूटेस्ट बेबी कॉन्टेस्ट, इसमें सब क्या करता है, अपने बच्चे का फ़ोटो डालता है और फिर सबको भेजता है। फिर उसमें से जितने लोग उसको वोट करते हैं, लाइक करते हैं, जितने लोग उसको शेयर करते हैं, उसके हिसाब से वो जीतता है। जितना गुड़ डालिए उतना ही मीठा होना चाहिए। तो कैमरा लीजिए, ईमेल की सुविधा प्राप्त कीजिए और भी न जाने क्या क्या। जितना पैसा लगाएंगे आप मोबाइल फ़ोन में, उतनी ही अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आपको मोबाइल फ़ोन से देखने को मिलेंगी। प्रश्न यह उठता है कि अगर यह इतनी लाभकारी है तो फिर विद्यालय में अध्यापक नाराज़ क्यों हो जाते हैं। हमारे समय पे भी ऐसा हो गया था कि कई लड़कियां 11-12 में जब थी तो फ़ोन लेकर आने लगी थी। अध्यापिका बहुत नाराज़ होती थी कि क्या बात है, फ़ोन लेकर क्यों आती हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगी, पढ़ाई से मन हट जाएगा। तो उन लोग कहती थी कि मैम हम लोग को कोचिंग करने जाना होता है क्लास के बाद में, अगर हम लोग फ़ोन नहीं लेकर आएंगे तो हमारे माता पिता चिंता करेंगे कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं, हमने खाना खाया कि नहीं खाया। फिर भी वह नाराज़ होती थी। क्यों नाराज़ होती थी, देखते हैं। यहाँ दोष मोबाइल का नहीं है, इसका प्रयोग करने वाले विद्यार्थियों का है। यहाँ पे दोष टीचर्स और स्टूडेंट्स का नहीं है, यहाँ पे दोष उस कर्म का है जो हम मोबाइल लेकर करेंगे। अगर बात ऐसी ही होती कि कोचिंग में जाना है इसीलिए ही मम्मी पापा फ़ोन करेंगे और यूज़ करना है मोबाइल फ़ोन, तो टीचर्स कभी नाराज़ नहीं होती। मगर उनको पता है कि इसके पीछे क्या सच्चाई है। अभी आप मम्मी पापा से बात कर रहे हैं, धीरे 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 आप उसमें गेम खेलने लगेंगे, मूवीज़ देखने लगेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, आप पढ़ाई भी करने बैठेंगे तो आपका पढ़ाई पे मन नहीं लगेगा। आपका मन करेगा थोड़ा सा और गाना सुन लें, थोड़ा सा और खेल लें। तो इसीलिए क्या होता है, मोबाइल फ़ोन को टीचर्स लोग स्कूल में ले जाना मना कर दिए, इस पर रोक लगाते हैं। यहाँ मोबाइल दोष का नहीं बल्कि इसका प्रयोग करने वाले विद्यार्थियों का है, जो बिना सोचे समझे इसका दुरुपयोग करने लगते हैं और यह लाभ देने के स्थान पर हानिकारक हो जाता है। अनेक घटनाएं सामने आती है जब बच्चे पढ़ाई से मन हटाकर मोबाइल पर अपने दोस्तों से बातें करते रहते हैं, अश्लील फ़ोटो खींच खींच कर वहाँ यहाँ भेज देते हैं। मोबाइल का सबसे बड़ा दोष यह है कि समय असमय यहाँ वहाँ बजता ही रहता है। मतलब अगर आप काम करने बैठे भी तो यहाँ से झट से किसी का व्हाट्सएप में मैसेज आ गया, किसी की बर्थडे मन रही है, किसी की शादी हो रही है, कुछ ना कुछ लोगों की ज़िंदगी में हो ही रहा है और उसका नोटिफिकेशन आपके सामने आ रहा है। तो आप अपने काम से मन हटाकर सोचते हैं चलो 1 मिनट देख लेते हैं इसकी ज़िंदगी में क्या हो रही है। तो यहाँ से डिस्ट्रैक्शन शुरू होता है। लोग सुरक्षा और शिष्टाचार भूल जाते हैं। गाड़ी चलाते समय फ़ोन पर बात करना असुरक्षित ही नहीं, कानूनन अपराध है। सभा सम्मेलनों मीटिंगों में इसे बंद रखना चाहिए।
किंतु तरह तरह की धुनें लगातार सुनाई पड़ती रहती हैं। लोगों ने अनेक प्रकार के रिंगटोन लगा रखे हैं। उन्हें जितना भी कहो मोबाइल को साइलेंट में रखें, वो किसी की बात नहीं सुनते। यदि हम इसका उपयोग भली भांति सबके हित में कर सके तो यह अन्य आविष्कारों की तरह हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होगा। अन्यथा इस वरदान को अभिशाप में बदलते देर नहीं लगेगी। तो बच्चों, हमें मोबाइल फ़ोन को बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। जितना ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल कीजिए। एक रूटीन बना लीजिए, टाइम टेबल, कि अपने मोबाइल को आप 15 मिनट से ज़्यादा नहीं चलाएंगे और एक निर्दिष्ट समय में ही चलाएंगे। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तब मोबाइल को साइलेंट रखिए और खुद से दूर रखिए। आपको ये कमिटमेंट खुद से ही करना पड़ेगा अगर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं तो। अगर आप चाहते हैं कि आप एक बहुत अच्छे इंसान बने, बहुत बड़ा कुछ बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या कुछ ऐसा करें जिससे अपने मम्मी पापा का नाम आप रोशन करें, तो प्लीज़ आपको अपने पे कंट्रोल खुद ही रखना पड़ेगा। दूसरा कोई आप पे कंट्रोल करे, आप ऐसा मत बनिए। धन्यवाद। मेरा प्रिय खेल। बच्चों, इस पे लेखक तो आप बहुत अच्छे बन जाते हैं, मगर प्रॉब्लम तब आती है जब आपको इंग्लिश से हिंदी में कुछ वर्ड्स को ट्रांसलेट करना पड़ता है। तब आपको समझ में नहीं आता कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस को शुद्ध हिंदी में कैसे लिखें। तो इसीलिए मेरा प्रिय खेल को प्रिपेयर करके जाना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें आती तो बहुत अच्छी है, मगर हम दूसरों को समझा नहीं सकते। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं ये ऐसे। इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, खेल हमारे जीवन का आवश्यक अंग माना जाता है। अपने प्रिय खेल के विषय में विस्तार से लिखिए। सामान्य तौर पर खिलाड़ी भावना वाला होने के कारण मुझे मेहनत, मकसद एवं दौड़ भाग करने वाला प्रत्येक खेल अच्छा लगता है। मतलब जो लिख रहा है उसने किस तरह से स्टार्ट की है। सामान्य तौर पर मतलब नॉर्मली, यूजुअली। खिलाड़ी भावना मतलब मुझे खेल कूदना बहुत पसंद है। तो वो कह रहा है कि खिलाड़ी भावना होने के कारण हम खेल के पीछे जितना भी मेहनत करें, जितना भी अपना दम लगा दे और जितनी भी दौड़ भाग करनी पड़े, मुझे अच्छा लगता है। वो सारा खेल जिसमें दौड़ भाग करनी पड़ती है वो मुझे अच्छी लगती है। मैं हॉकी और फुटबॉल निश्चय ही अधिक चाव से खेला करता हूँ। हॉकी और फुटबॉल में दौड़ दौड़ कर खेलना पड़ता है, एक गेंद को निशाने पे लगाना होता है, तो इसीलिए वो मुझे बहुत पसंद है। इन दोनों में से हॉकी मेरा प्रिय खेल है और मैं अपने स्कूल में हॉकी टीम का ही कप्तान भी हूँ। कह रहा है कि इन दोनों में से फुटबॉल और हॉकी में से मेरा फेवरेट तो हॉकी है और मैं हॉकी टीम का कैप्टन भी हूँ अपने स्कूल का। इस खेल में वास्तव में खून पसीना एक करना पड़ता है। हॉकी खेलने में बच्चों बड़ी मेहनत है। ऐसा करके ही कोई टीम विजय प्राप्त कर सकती है। जो टीम अपनी खून पसीने को एक करेगी, पूरे जी जान लगाकर हॉकी खेलेगी, वही टीम जीत सकती है। मतलब हॉकी खेलना कोई बहुत आसान खेल नहीं है। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए और बहुत अच्छी ट्रेनिंग चाहिए। आप पूछ सकते हैं कि मुझे हॉकी खेलना ही सबसे अच्छा क्यों लगता है। इस प्रश्न का सीधा सा लंबा चौड़ा उत्तर मेरे पास है। मतलब आंसर तो मेरे पास सीधा साधा है, मगर इस पे मैं बहुत कुछ आपको बता सकता हूँ हॉकी के बारे में। क्यों? क्योंकि हॉकी मुझे इतनी पसंद है कि इसके ऊपर रिसर्च करना, ये मुझे क्यों पसंद है, इससे मुझे क्या फ़ायदे होते हैं, इसको मैं कैसे खेलता हूँ, मैं सब आपको बताने के लिए राज़ी हूँ। पहली बात तो ये है कि मेरी जानकारी के अनुसार मूल रूप से हॉकी एक प्राचीनतम भारतीय खेल माना जाता है। पहली बात तो ये है कि सबसे पुराना, एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट गेम जो है हॉकी को माना जाता है। कहते हैं कि कभी भारतीय देहातों में शहतूत आदि की आगे से तनिक तिरछी डाली काटकर सूत, कपास या कपड़े का गोला बना ऊपर धागा लपेटकर एक उसे गेंद बनाकर खेला जाता था। पहले कहा जाता है कि बहुत पुराने ज़मानों में
ऐसा गेम नहीं आता था, ऐसा बॉल नहीं आता था जो कि रबड़ का बना हुआ रहता था। वो सब अलग अलग तरीके से बनाया जाता था। तो अलग अलग तरीके से बॉल बनाने का कारण तब कैसा था, पहले के ज़माने में इतना टेक्नोलॉजी इम्प्रूव नहीं था कि हमारे जैसे रबड़ की गेंद बना सके। तो उन लोग क्या करते थे, सूत काट काट कर, सूत का मतलब होता है सूता, सूता काट करके उसको किसी कपड़े में बांध कर उसका गोला बनाकर हॉकी खेलते थे। इसको खेलने का ढंग थोड़ा भिन्न था और टीम नई, कई व्यक्ति इसे मिलकर एक घेरे में छोटे छोटे गड्ढे से बनाकर चकराकर घूमकर खेला करते थे। पहले क्या होता था, कई व्यक्ति लोग, अब तो टीम्स में डिवाइड हो गए हैं कि टीम ए, टीम बी, टीम ए में इतने लोग, टीम बी में उतने लोग। तो पहले क्या होता था, सब इंडिविजुअली खेलते थे। छोटा सा गड्ढा ज़मीन पर बना देते थे और उसको जाकर गोल करते थे। आज की हॉकी की तरह दो पोल्स का गोल बनाकर भिन्न दिशाओं में नहीं, आज हॉकी कैसे खेला जाता है, दो पोल्स बनाए जाते हैं जिसमें वो अपने बॉल को गोल करते हैं। पहले के ज़मानों में अलग से खेला जाता था। जो हो, देहातों के उस खेल का ही धीरे धीरे आज की हॉकी की तरह विकास हुआ होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मतलब पुराने ज़माने में जो ऐसे खेला जाता था, अब उसी को हॉकी कहा जाता होगा। दूसरे मैंने सुन रखा है कि हमारा देश वर्षों तक हॉकी का विश्व चैंपियन रहा है। तो बच्चों, जब हम सुनते हैं कि हमारा देश क्रिकेट में इतना ज़्यादा आगे बढ़ा है, हॉकी में इतने ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, कबड्डी में भी, तो हमारे अंदर एक अजीब सा मोटिवेशन पावर जो है उत्पन्न होता है। हम भी चाहते हैं कि हम भी अपने देश के लिए कुछ अच्छा करें। मैंने यह भी कहीं पढ़ा था कि हॉकी के विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी और जादूगर माने जाने वाले ध्यानचंद्र जी से जर्मनी के हिटलर तक ने उनकी हॉकी की जादूगरी से खुश होकर हाथ मिलाया था। सोचिए, हमारा भारत इतना ज़्यादा आगे बढ़ा हुआ है कि जर्मनी के हिटलर ने भी ध्यानचंद्र जी को बहुत ज़्यादा सम्मानित किया। एक तो और भी कई कारण हैं। एक तो यह कि मेरे पिताजी भी अपने समय में माने हुए हॉकी खिलाड़ी थे। दूसरे, पिताजी के अनुसार हम लोग उसी सियालकोट के मूल निवासी हैं जहां हॉकी समेत सभी प्रकार के आधुनिक खेलों का सामान भारतवर्ष में सबसे पहले बनना शुरू हुआ था और विश्व भर में निर्यात किया जाता था। हॉकी उसको इसलिए भी पसंद है क्योंकि उसके पिताजी जो है हॉकी के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। दूसरा, उन लोग वहाँ पे रहते थे जहाँ पे हॉकी का सारा सामान बनकर पूरे भारत में जाता था और भारत के बाहर भी क्या एक्सपोर्ट होता था। निर्यात का मतलब होता है एक्सपोर्ट, आयात का मतलब होता है इंपोर्ट। जो हो, हॉकी मेरा प्रिय खेल है। अभी तक मैं राष्ट्रीय स्तर पर तो नहीं खेल सका, मतलब मैं इंटरनेशनल स्तर पर तो नहीं खेल रहा हूँ, पर जिलों के आगे निकलकर प्रांत के स्तर पर अवश्य खेलकर कई पुरस्कार और ढेरों प्रशंसा पत्र बटोर चुका हूँ। मगर डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन और स्टेट चैम्पियन मैं रह चुका हूँ। लेकिन साथ ही मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई पर भी पूरा ध्यान दिया है। ऐसा नहीं है बच्चों कि हम पढ़ाई करेंगे तो हम खेलेंगे नहीं, या खेलेंगे तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे। बचपन में हमें कहा जाता था, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। मगर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको दोनों को बैलेंस करना है। मैं ऐसा खिलाड़ी छात्रों में नहीं हूँ जो खेल के नाम पर जानबूझकर पीरियड मिस करता है और ऐसा करके पढ़ना लिखना प्राय भूल जाते हैं। नहीं, मैं पढ़ाई लिखाई में भी उतना ही अच्छा समझा जाता हूँ कि जितना हॉकी का खिलाड़ी। मतलब पढ़ाई लिखाई में आप जितने अच्छे होइए उतना ही अच्छा आप खेल कूद में भी होइए। खेल के नाम पर पढ़ाई को मिस मत कीजिए। बहुत बच्चे होते हैं कि मैं खेलने जा रहा हूँ, मैं इसमें काम कर रहा हूँ तो मैं आज पढ़ाई नहीं करूँगा। तो बच्चों, आप अपने विद्या का अपमान कर रहे हैं।
आप उससे दूर भागने के लिए, जो कि आपको सौभाग्य से मिला है, आप उसको मिस कर रहे हैं खेल के नाम पर। हॉकी एक दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो समान शक्ति और निपुणता रखने वाले टीमों का खेल है। पहले के ज़माने में सारे व्यक्ति एक साथ खेलते थे, उनमें से जो जीतता था वो विजेता हो जाता था। मगर अब ऐसा नहीं है। अब इसको दो टीम में बांट दिया गया है। एक टीम में कम से कम 11 खिलाड़ी हुआ करते हैं। मतलब एक टीम में कम से कम 11 खिलाड़ी, तो दो टीम में 22 खिलाड़ी। मतलब हॉकी को खेलने के लिए कम से कम 22 लोगों की ज़रूरत है। टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को खिलाड़ी भावना से मैदान में एक निश्चित स्थान पर ही खेलना पड़ता है। मतलब हर एक मेंबर को अलग अलग स्थान दे दिया गया है जहां पर वो खड़ा होकर खेलता है। यो आवश्यकता अनुसार खिलाड़ी अपना स्थान या तरफ छोड़कर अन्य स्थानों या तरफ भी जा सकते हैं। बच्चों, जैसा आपने देखा 22 लोगों का टीम है, तो उसको मैदान में एक साथ भिड़ा देने से लोग इधर उधर भागने लगेंगे, कुछ लोग गिर पड़ भी जाएंगे। इसीलिए इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए सबको अपना अपना स्थान दे दिया गया है जहाँ पर वो खड़े होकर खेलेंगे। पर ऐसा करने की आवश्यकता समाप्त होने पर, अगर ऐसा हो रहा हो कि कोई एक जगह पर खड़े होकर ठीक से नहीं खेल पा रहा है, तो दूसरा कोई उसका स्थान लेकर चेंज भी कर सकता है। इसमें कोई मनाही नहीं है। यो आवश्यकता अनुसार खिलाड़ी अपना स्थान या तरफ छोड़कर अन्य स्थान या तरफ भी जा सकता है, पर ऐसा करने की आवश्यकता समाप्त होने पर वापस अपने स्थान पर आ जाना पड़ता है। टीम का एक कप्तान हुआ करता है। हर एक टीम का एक कैप्टन होगा। प्रशिक्षक की सलाह और खिलाड़ी की योग्यता को ध्यान में रखकर वह खिलाड़ी का खेलने के मैदान में स्थान निश्चित किया जाता है। जो जितना अच्छा खेलता है वो उतना अच्छा आगे खड़ा होता है। जो सबसे अच्छा खेलता है वो कैप्टन बनता है। तो इसी तरह से जो उनके हेड होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन कहाँ खड़ा रहेगा। एक खिलाड़ी गोलकीपर या रक्षक का काम करता है। मतलब दूसरा टीम जब अपना बॉल को गोल कर रहा हो तब उससे जो रोकता है, या वो आदमी जो कि बॉल को गोल करता है, वो सब गोलकीपर का काम करेगा। गोल रक्षक को बड़ा ही सावधान और चुस्त रहना पड़ता है। गोलकीपर को सावधान रहना पड़ता है। जैसे ही बॉल सामने से आती है उसे हटाना पड़ता है। जब मैदानों में दो टीमें खेल रही होती हैं तो खेल तथा उसके नियमों का सभी प्रकार से जानकार व्यक्ति निगरानी के लिए वहां मौजूद रहता है। जब भी टीम में खेल हो रहा होता है तब उसके नियमों का पालन करना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। यह रेफरी कहा जाता है। और उन लोग का जो हेड होता है, जो सबको नियम पालन कर रहा है कि नहीं वो देखता है, उस इंसान को रेफरी कहते हैं। उसके पास एक सीटी रहती है। किसी खिलाड़ी के गलत खेलने, नियम का उल्लंघन करने या फिर गेंद के निश्चित सीमा से बाहर चले जाने पर वह सीटी बजाकर खेल रुकवा देता है। अगर कोई भी कुछ भी गड़बड़ कर रहा हो तो वह सीटी बजाकर खेल को रुकवा सकता है। उसके अंदर इतनी ताकत होती है। गलती का सुधार करवाता है। उसका कहना दोनों टीमों के हर खिलाड़ी के लिए मानना बहुत ज़रूरी होता है। प्रत्येक टीम के पास मैदान के बाहर कुछ सुरक्षित खिलाड़ी भी रहा करती है ताकि चोट आदि लगने पर या आवश्यकता पड़ने पर उसे रिक्त स्थानों पर बुलाकर खिलाया जा सके। मतलब ऐसा है कि 22 लोग मैदान में खेलते हैं तो कुछ लोग जो है मैदान के बाहर भी बैठे रहते हैं कि अगर कोई नहीं खेल पा रहा है उस समय, या कोई बीमार पड़ गया या किसी को चोट लग गई, तो उस इंसान के बदले वो जो बाहर बैठे हुए लोग हैं वो आकर खेल सकते हैं। हॉकी के लिए शरीर का चुस्त, लचकीला, भाग सकने का अभ्यास रखने वाला रहना बहुत आवश्यक है। हॉकी के लिए शरीर को बहुत ज़्यादा चुस्त रखना पड़ेगा। लचकीला मतलब आपके पैर, हाथ पैर बहुत अच्छे से हिलने चाहिए। इसके साथ खेल के भी सभी नियमों से परिचित। खेल के बहुत सारे नियम होते हैं, वो सब आपको याद होने चाहिए। आपसी तालमेल और सूझबूझ रखना भी। कुछ लोग
क्या होते हैं, एक दूसरे से ढंग से बात नहीं कर पाते, कुछ लोग तालमेल नहीं बैठा सकते। तो अगर आपको हॉकी खेलना है या आप कोई भी टीम के साथ अगर कोई गेम खेलते हैं तो आपको तालमेल रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो सबके साथ अपनी बातों को शेयर करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा और सबकी बातें समझना भी मुश्किल हो जाएगी। आपसी सूझबूझ और तालमेल से ही इस खेल में जीत पाना संभव हुआ करता है। केवल शारीरिक शक्ति या मात्र इधर उधर हॉकी घुमाते रहने से नहीं, आपसी तालमेल भी इसमें बैठाना पड़ता है। अगर कोई आपके सामने वाला टीम बॉल को दूसरी जगह से दे रहा है तो उसे किस प्रकार मारना है, किस तरह से दौड़ना है, कौन रोकेगा, कौन उसके सबसे सामने खड़ा है, ये सब चीज़ भी बहुत डिसाइड करता है। मैं हॉकी का खिलाड़ी हूँ। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश की जीत और नाम ऊंचा करने के लिए खेलना भी चाहता हूँ। मतलब वो चाहता है कि अपने इस हॉकी के गेम को इंटरनेशनली पूरे विश्व तक ले जाए, इसीलिए वो खिलाड़ी बनना चाहता है हॉकी का। इस कारण जब कभी किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत के हारने की बात सुनता या पढ़ता हूँ तो मन बड़ा ख़राब होने लगता है। मतलब उसका मन इसलिए ख़राब होता है बच्चों, क्योंकि वो अपने आप को उधर देखता है। वह चाहता है कि वो भी कभी उस स्थान पर पहुँचे और भारत का नाम रोशन करे। मेरी चेतना एक धक्का सा खाकर रह जाती है। उसकी जो चेतना है, उसके अंदर जो इच्छा है, उसमें कहीं ना कहीं चोट आ जाती है। सोचने लगता हूँ कि विश्व चैंपियन कहलाने वाला देश के खेल को आज ऐसा क्या हो गया कि बस हार की पल्ले पड़ती है। मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम चाहे जितना भी अच्छा खेलें मगर हमारी जीत नहीं हो पाती। मगर हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए बच्चों, हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। लेकिन नहीं, जब मुझे अवसर मिलेगा तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब मुझे अवसर मिलेगा तो मैं अपना पूरा जी जान लगा दूंगा भारत को जिताने के लिए। यही मेरी हार्दिक इच्छा और एक प्रकार का प्रण है। यही मेरा एक प्रकार का प्रण है और मेरा यही मेरा हार्दिक इच्छा है मन का कि मैं हॉकी में जीत सकूं और अपने देश का नाम रोशन कर सकूं। बच्चों, कटते हुए पेड़ों को देखकर और बढ़ते हुए पॉल्यूशन को देखकर आजकल ये एसेस बहुत आते हैं, जैसे पॉल्यूशन को किस तरह रोका जाए और वृक्षारोपण की आवश्यकता, क्या ज़रूरी है, हमें वृक्ष लगाना और क्यों ज़रूरी है। आइए पढ़ते हैं। ये एसे आपको इस प्रकार भी पूछा जा सकता है। वृक्षों का पर्यावरण में विशेष स्थान है। वृक्षारोपण की आवश्यकता को लिखते हुए अपने विचार लिखिए। हमारे देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में ही वनों का विशेष महत्व है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत देश ही कहता है कि आप वन लगाइए या आप वृक्ष लगाइए। पूरे वर्ल्ड में वृक्ष का बहुत महत्व है और बहुत सारे वृक्ष जब एक साथ आ जाते हैं एक ही कतार में तो वह वन बनाते हैं। वन ही प्रकृति की महान शोभा के भंडार है। वन बहुत सुंदर होता है, बहुत ठंडा, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ और शुद्ध वायु। वनों के द्वारा प्रकृति का जो रूप खिलता है वह मनुष्य को प्रेरित करता है। मतलब लोग अपने कामकाज से छुट्टी लेकर वन में घूमने के लिए जाते हैं। वन का जो महत्व है वो किसी और चीज़ का नहीं। दूसरी बात यह है कि वन ही मनुष्य, पशु पक्षी, जीवन जंतुओं आदि के आधार हैं। मतलब हमारे यहाँ पर जो पेड़ आते हैं, जो लकड़ी बनती है फर्नीचर से, जो खाना हम खाते हैं, वो कहीं ना कहीं वन से ही आते हैं। वन के द्वारा ही सबके स्वास्थ्य की रक्षा होती है। वन है तभी फ्लड को उसने रोका हुआ है, वहाँ से शुद्ध ऑक्सीजन आती है, तभी हम अनेक प्रकार से अच्छे से जी रहे हैं। वन इस प्रकार से हमारे जीवन की प्रमुख आवश्यकता है। वन इसी प्रकार से हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वन न रहे तो हम नहीं रहेंगे और यदि वन रहेंगे तो हम रहेंगे। अगर वन रहेगा तभी हम रह सकते हैं, नहीं तो हमारा कोई
महत्व नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। अगर पानी से पूरा शहर डूब जाएगा, हर जगह डूब जाएगा, तो लोग कैसे जिएंगे? लोग भी ज़्यादा दिन तक नहीं जी सकेंगे। इस प्रकार वनों की आवश्यकता सर्वोपरि होने के कारण हमें इसकी रक्षा की भी आवश्यकता सबसे बढ़कर है। मतलब वन रहना तो बहुत ज़रूरी है, मगर इसकी रक्षा करना भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब लोग क्या करते हैं? अब लोग वन को हटाने लगे हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाने हैं, ऑफिस बनाना है, बड़े बड़े महल खड़े करने हैं। इसीलिए लोग पेड़ काट कर वहाँ पर अपना घर बनाने लगे हैं। वृक्षारोपण की आवश्यकता हमारे देश में आदिकाल से हो रही है। मतलब प्लांटिंग की जो आवश्यकता है वो हमारे देश में पुराने ज़माने से हो रही है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रम के वृक्ष वन वृक्षारोपण के द्वारा ही तैयार किए गए हैं। मतलब पूरा आपने देखा होगा कि ट्री में भी बहुत लोगों के घर होते हैं, ट्री हाउस। तो पुराने पुराने जो ऋषि मुनियों थे उन लोग भी ऐसे ही रहते थे। आपने देखा होगा ना, वो पेड़ के नीचे बैठकर साधना करते हैं, वह उनको अपना घर बना लेते थे। महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम के अंतर्गत महर्षि काव्य के शिष्यों के द्वारा वृक्षारोपण किए जाने का उल्लेख किया है। महाकवि कालिदास जो है उन्होंने एक चीज़ लिखी है, अभिज्ञान शकुंतलम बोलकर अपना एक किताब लिखा। तो उसमें उन्होंने अपने शिष्य को बताया है कि वृक्षारोपण करना कितने ज़्यादा ज़रूरी है। शकुंतला की विदाई के समय वृक्ष के पत्तों के गिरने और उनमें नए नए फूलों के आने का उल्लेख महाकवि ने शकुंतला के संबंधित करते हुए महर्षि कर्ण्य के द्वारा वृक्षारोपण की महत्व की ओर संकेत किया है। दोस्तों, ऐसी एक कहानी मैंने भी पढ़ी थी कि पहले के ज़माने में लोगों में इतनी शक्ति होती थी कि वो कहते थे कि एक वृक्ष मेरे नाम में लगा लो, उसको सींचो। अगर वह अच्छे से बड़ा बड़ा हो रहा हो तो समझ लेना कि मैं जीवित हूँ, क्योंकि लोग बहुत दूर दूर रहते थे एक दूसरे से काम करने के लिए। पहले के ज़माने में टेलीफोन भी नहीं थे, उसके पहले ज़माने में तो लेटर्स भी नहीं लिखा जाता था, तो पता ही नहीं चल पाता था कौन कैसा है। अगर वो बड़ा हो रहा हो तो मैं जीवित हूँ, अगर वो मुरझाने लग जाए तो समझ लेना मैं बीमार हूँ। इस प्रकार हम देखते हैं कि वृक्षारोपण की आवश्यकता प्राचीन काल से ही समझी जाती है और आज भी इसकी आवश्यकता ज्यों की त्यों बनी हुई है। मतलब पुराने ज़माने में जिस चीज़ का जितना महत्व था, भले ही आज के ज़माने में वो कम हो गई हो, मगर पेड़ लगाने की महत्व कम नहीं हुई है। पहले जितना था अभी भी उतना ही है। अब प्रश्न है कि वृक्षारोपण की आवश्यकता आखिर क्यों है, क्यों ज़रूरी है वृक्ष को रोपण करना? इसके उत्तर में हम यह कह सकते हैं कि वृक्षारोपण की आवश्यकता इसलिए होती है कि वृक्ष सुरक्षित रहे। मतलब इसीलिए हमें वृक्ष को लगाना चाहिए, ताकि क्या हो, हमारा वृक्ष जो है हर तरीके से सुरक्षित रहे, उसके स्थान रिक्त ना हो सके, उसके स्थान पर कुछ और ना आ सके। मतलब जहाँ पे पेड़ लग रहा है, अगर एक तरीके से कोई भी तूफान की वजह से उसमें से पेड़ उखड़ जाए तो दोबारा अगर कोई इसमें पेड़ न लगाएगा तो क्या करने लगेंगे लोग? अपना घर बनाकर वहाँ रहने लगेंगे। कोई इस पे सामान रख देगा जिसकी वजह से वो और उग ही नहीं पाएगा। इसीलिए आप वृक्ष लगाते रहिए, क्योंकि अगर वृक्ष या वन नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन शून्य होने लगेगा। शून्य होने लगेगा का मतलब यहाँ पे क्या है? हमारा जीवन खत्म होने लगेगा। एक समय तुरंत आ भी जाएगा कि हम जी भी नहीं पाएंगे। एक ऐसा भी समय आ जाएगा जिस समय हमारे लिए जीना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। जीवन नष्ट होने का कारण यह हो जाएगा कि वनों के अभाव में प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। ऐसा भी हो जाएगा कि जीवन हमारा नष्ट हो जाएगा और फॉरेस्ट में
पेड़ नहीं होने की वजह से प्रकृति का संतुलन खराब हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन नहीं रहेगा, लोग ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे। प्रकृति का संतुलन से यह कहा जाता है कि जब भी कोई बाढ़ आती है या बहुत हेवी रेनफॉल होता है तो पेड़ के जड़ ही है जो उसके पानी को रोक कर रखते हैं। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो सारा पानी जो है क्या होगा, हर जगह बहने लगेगा और लोग डूबकर उसमें मर जाएंगे। प्रकृति का संतुलन जब बिगड़ जाएगा तब संपूर्ण वातावरण इतना दूषित और अशुद्ध हो जाएगा कि हम ठीक से सांस भी नहीं ले सकेंगे और न ही ठीक से अन्न जल ही ग्रहण कर पाएंगे। जो हमारे पास अन्न जल आता है वो भी हमारे पास पेड़ से ही आता है, पेड़ से ही फ्रूट्स टूटते हैं, पेड़ से ही सब्जियां आती है। अगर वो नहीं रहेंगे तो हम खाएंगे क्या, हम पिएंगे क्या। वातावरण के दूषित और अशुद्ध होने से हमारा मानसिक, शारीरिक और आत्मिक विकास न हो सकेगा। अगर हम अच्छे से खाएंगे नहीं, अच्छे से सांस नहीं लेंगे तो ना ही हमारा मन आगे बढ़ेगा, ना ही हमारा शरीर। हम धीरे धीरे रोगी होते जाएंगे और हम किसी प्रकार जीवन जीने में समर्थ हो सकेंगे। मतलब बहुत मुश्किल से दवाई खा खा कर लोग फिर अपना जीवन व्यतीत करने लगेंगे। इस प्रकार से वृक्षारोपण की आवश्यकता हमें संपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। मतलब इस प्रकार से हम देखते हैं कि वृक्ष का रोपण करना हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है। मतलब अगर हम एक पेड़ अपने हाथ से लगाए अपने नाम के पर तो हमारे लिए वो कितना ज़्यादा उपयोगी होगी, यूज़फुल होगी, ये हम समझ भी नहीं सकते। क्योंकि पहली बात तो ये हमें ऑक्सीजन देगी, दूसरी बात नए नए प्रकार के फूल देगी, फल देगी और दिखने में भी काफ़ी आनंद, और हरी चीज़ों को देखने से हमारा आँख का रोशनी भी हमेशा मजबूत रहेगा। वृक्षारोपण की आवश्यकता की पूर्ति होने से हमारे जीवन और प्रकृति का परस्पर संतुलन क्रम बना रहेगा। अगर हम पेड़ को लगाते रहेंगे तो क्या होगा, हमारे जीवन में सब कुछ हमको अपने आप धीरे धीरे मिलने लगेगा। हमें किसी चीज़ की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वृक्षारोपण की आवश्यकता की पूर्ति हो जाने पर हमें वनों से जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। अगर वृक्ष लगा दिए और उससे हमें मिलने लगे हर चीज़, तो समझ लीजिए कि आपका आधा टेंशन तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। वनों के होने से हमें ईंधन के लिए पर्याप्त रूप से लकड़ियाँ प्राप्त हो जाती हैं। अगर वन होंगे तो बड़े बड़े पेड़ होंगे, उनके मोटे मोटे वुड्स होंगे, तो उनका लकड़ी लेकर हम क्या कर सकते हैं, ईंधन बना सकते हैं, गैस बन सकता है। बांस की लकड़ी और घास से हमें कागज़ प्राप्त होती है। ये बच्चों, ये चीज़ हमने अच्छा पढ़ा आज कि कागज़ जो है बांस की लकड़ी और घास से ही मिल सकती है, जो हमारे कागज़ उद्योग का मुख्य आधार है। मतलब जो हमारे कागज़ के बिजनेस जो होते हैं, जहाँ से हमारा कागज़ आता है, उसका मेन सोर्स यही है। अगर वो नहीं रहेगा तो कागज़ कैसे बनेगा, अगर कागज़ नहीं होगा तो हम लिखेंगे कहाँ। वनों की पत्तियाँ, घास, पौधे, झाड़ियाँ की अधिकता के कारण तीव्र वर्षा से भूमि का कटाव तीव्र गति से न होकर मंद गति से होता है। मतलब वनों की पत्तियाँ, घास, पौधे, झाड़ियों की अधिकता के कारण वर्षा क्या होता है, जब तरीके से आप देखिए, आप इमेजिन कीजिए, अगर कोई एक लैंड पूरी तरीके से खाली है और उसमें अगर भारी वर्षा हो रही है, रेनफॉल हो रहा है, तो पानी की जो बूंद ज़मीन पे गिर रही है वो कितने ज़्यादा प्रेशर से गिर रही होगी। धीरे धीरे वहाँ का ज़मीन जो होता है, अगर माटी का बना हुआ है तो वो फटने लगता है धीरे धीरे। और अगर उसी के ऊपर ग्रासेस है, पेड़ है, तो वो सबसे पहले जाकर ट्रीज़ पे गिरेंगी। तो ट्री क्या करता है, आधी पानी को तो अपने अंदर ही अब्जॉर्व कर लेता है और जो बाकी पानी बचती है वो अब बाकी ज़रूरतमंदों को देता है। तो इससे वो हमें बाढ़ आने से बचा रहा है। वन ही बाढ़ के प्रकोप को रोकते हैं। वन ही बढ़ते हुए और उड़ते हुए रेत कणों को कम करके भूमि की संतुलन बनाए रखते हैं। एक खाली रेगिस्तान में जिस प्रकार से रेत उड़ते हैं तो वो किसी की भी आँख में जाकर लग सकता है।
वो किसी को भी जाकर चुभेगा। तो इसीलिए उस चीज़ को रोकने के लिए पेड़ लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेड़ रहता है तो वो इन सबको, धूल मिट्टी सब चीज़ को, यहाँ तक कि शेर वेर सबको अपने अंदर समेट कर रखता है। अगर वन नहीं रहेंगे तो सब लोग ऐसे खुले घूमने लगेंगे, तो इससे इंसानों में, जानवरों में कोई अंतर ना रहेगा। लोग ऑक्सीजन के लिए, खाने पीने के लिए एक दूसरे को मारने लगेंगे और अंत में कोई भी नहीं बचेगा। बढ़ती हुई भीषण जनसंख्या के कारण वनों के विस्तार की आवश्यकता इसलिए है कि इससे रोजगार और उत्पादन मात्रा में वृद्धि आ सके। इतनी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके कारण वनों के विस्तार की बहुत ज़रूरी है हमें। मतलब जितना ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा और उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा होने के वजह से क्या होगा, हमें नए पेड़ लगाने पड़ेंगे। नई पेड़ लगेगी तभी तो लोग अच्छे से सांस ले पाएंगे और जिंदा रह सकेंगे, है ना बच्चों। यह सौभाग्य का विषय है कि सन 1952 में सरकार ने यह सौभाग्य का विषय है कि सन 1952 में सरकार ने नई वन नीति की घोषणा करके वन महोत्सव की प्रेरणा दी, जिससे वन रोपण के कार्य में तेजी आई है। मतलब अब अलग अलग इंस्टीट्यूशन भी आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे लोग पेड़ लगाने का कार्यक्रम करते हैं। कई लोग 100 पेड़ लगाते हैं, कई लोग 250 पेड़ लगाते हैं। अब तो नई नई ऑफिसेज में भी ऐसा होने लगा है कि अपने एम्प्लॉयज़ को बोलते हैं कि आप हमारे घर पर या आप किसी एक पर्टिकुलर जगह में या अपने घर पर पेड़ लगाइए। इस प्रकार हमारा ध्यान अगर वन सुरक्षा की ओर लगा रहेगा तो हमें वनों से होने वाले लाभ, जैसे जड़ी बूटियों की प्राप्ति, अब नेचुरल वेदा आ गया है, आयुर्वेद के प्रोडक्ट बनने लगे हैं, तो वहाँ से जड़ी बूटी कहाँ से मिलती है उनको वन से ही मिलती है। पर्यटन की सुविधा, घूमने की सुविधा, ट्रैवलिंग करना, जंगली पशु पक्षियों का सुदर्शन, जंगली पशु पक्षियों को देखना, इनकी खाल, पंख या बाल से प्राप्त विभिन्न आकर्षक वस्तुओं का निर्माण। मतलब आपने कभी सुना होगा कि ये बैग जो है ये स्नेक के चमड़े से बना है, ये जो है वो बाघ के चमड़े का है, ये हाथी की दांत की है, ये घोड़े की नाल है। तो कहीं ना कहीं इन लोग क्या करते हैं, ये सब चीज़ यहीं से लाते हैं। तो जब वो मर जाते हैं तब उनके शरीर से ये सब अंग को निकालते हैं और उनसे सामान बनाते हैं, और विदेशों में तो ये लाखों में बिकती है। अगर प्रकृति देवी का यह अद्भुत स्वरूप वन संपदा नष्ट हो जाएगी तो हमारा प्रकृति के कोप से बचना असंभव हो जाएगा। मतलब अगर प्रकृति देवी, मतलब इन्हें प्रकृति का देवी कहा जाता है वन को, अगर वन ना हो तो हमारी प्रकृति की आधी सुंदरता तो ऐसे ही चली जाएगी। और इसका स्वरूप संपदा, जो इतनी सुंदर इसका स्वरूप है वन को, आप सोचिए आपको कितना शीतल महसूस होता है, कितनी सुंदर होती है वन। पूरे हर जगह हरा भरा जंगल, हर जगह पेड़ ही पेड़, है ना। आप खुद को इमेजिन कर रहे हैं बच्चों कि एक वन है जहाँ पर चारों तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़ है, पंछियाँ चहक रही हैं, सुंदर सुंदर फूल है पेड़ों पर और आप उसे देख रहे हैं, आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो कितना सुंदर लगता है सोचने पर ही। तो सोचिए रियल में कितना प्यारा होगा वन। तो इसीलिए बच्चों, पेड़ को कभी भी नहीं काटना चाहिए। हमेशा अपने जन्मदिन पर एक पेड़ तो ज़रूर लगाए। आप जन्मदिन पर क्या, आप ऐसे भी लगा सकते हैं, मगर लोग सोचते हैं ठीक है कल करेंगे कल करेंगे, आज ये काम कर लेते हैं, आज वो काम कर लेते हैं। उनका काम करने का दिन कभी नहीं आता। तो इसके लिए एक निश्चित दिन आप ये बना लीजिए कि आप अपने जन्मदिन पर लगाएंगे। अगर आपको जन्मदिन पर नहीं लगाना है तो आप एक काम कीजिए, आप 1 जनवरी को लगाइए। आप
कोई भी एक अच्छा दिन चूज़ कर लीजिए जिस दिन पर आपको याद रहे। कोई एक नॉर्मल दिन चूज़ मत कीजिए, साल के बीच का कोई एक दिन, क्योंकि ऐसा होगा कि आप काम में फंसे रहेंगे तो आप भूल जाएंगे। आप कोई स्पेशल डे चूज़ कर कर उसमें पेड़ लगाइए, उसको पानी दीजिए, उसको अपने बच्चे की तरह पालिए पोसिए। देखिए जिस तरह से वो पेड़ आगे बढ़ेगा उसी तरह से आपकी मन की मनोकामना और आपके शरीर की चेतना सब कुछ बहुत अच्छी होती जाएगी। आपका जीवन कैसे बदल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कुछ टिप्स कैसे ऐसे लिखते हैं। देखिए, ऐसे लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो आपको कोई भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना है। जैसे सपोज़ कीजिए अगर आपको दुर्गा पूजा के ऊपर भी निबंध लिखने को बोल रहा है तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि इसमें क्या क्या आ रहा है। एक आ रहा है दुर्गा और एक आ रहा है पूजा। किसकी पूजा हो रही है? दुर्गा की पूजा। दुर्गा माँ कौन है ये बताइए थोड़ा सा फिर ये बताइए कि ये पूजा कब आता है, कौन से महीने में आता है, कितने दिन के लिए होता है। ये हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इसमें आप ये भी बता सकते हैं कि कौन से शहर में ये सबसे ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। तो इंट्रोडक्शन दे दिए आप। सेकंड पैराग्राफ में आपको ये बताना है कि आपने इसको कैसे मनाया है इस साल, या आप लोग क्या करते हैं इस दुर्गा पूजा में स्पेशल अपने लिए, खुद के लिए, या आपको बाहर रास्ते में क्या क्या देखने को मिलता है अलग जो बाकी सब दिन आपको नहीं देखने से मिलता है। ये हो गया सेकंड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ में होता है उपसंहार। उपसंहार का मतलब होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम ये लिखते हैं कि ऊपर का मैंने जितना भी कुछ पढ़ा है उससे मेरी सोच क्या कहती है उसके ऊपर। मतलब जैसे दुर्गा पूजा में आपने लिखा दुर्गा पूजा 9 दिन का पूजा है, इसमें हम माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। 9 दिन अलग अलग रूप में भगवती अपनी पूजा लेती हैं भक्तों से। फिर रास्ते पूरे गाजे बाजे से सजे हुए रहते हैं। कलकत्ते शहर में सबसे ज़्यादा दुर्गा पूजा का महत्व है। यहाँ पे अलग अलग पंडाल बनाया जाता है। लोग 9 दिन घूमने जाते हैं यहाँ पर देखने के लिए। बाहर से भी कई लोग आते हैं माँ दुर्गा को देखने के लिए। तो अब ये इतना सब कुछ जो बना है इसका कंक्लूजन यह निकलेगा कि दुर्गा पूजा जिस तरह से मनाया जाता है उससे मुझे ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये भारत के इकोनॉमी के लिए, अर्थशास्त्र के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अब ऐसा हो गया है कि हर चीज़ को हम लोग अपने बिजनेस से जोड़ लिए हैं। अब क्या हो गया है कि हर चीज़ का माँ दुर्गा की जो प्रतिमा होती है, जिनकी पूजा नहीं होती है, जिनको बस ऐसे ही डिस्प्ले में लगाया जाता है, तो वो सब क्या होते हैं, वो सब फॉरेन जाता है। फॉरेन जाने के बाद वो सब ख़रीदा जाता है। बहुत बहुत करोड़ों में ख़रीदते हैं लोग और उससे क्या होता है, भारत के पास पैसे आते हैं। तो दुर्गा पूजा सिर्फ ये भी लिख सकते हैं आप कंक्लूजन में, दुर्गा पूजा सिर्फ और सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में एक प्रसिद्ध त्यौहार है। इसको सभी बहुत मन से मनाते हैं और सभी लोग पूरे साल इसका इंतज़ार करते हैं आने का। तो ये हो गया एक कंक्लूजन। कैसे कंक्लूजन आपने लिखा है, लोगों की खुशियों को देखकर कि लोग किस तरह से इसको मनाते हैं, ये आपने कंक्लूजन बैठाया है। फिर इतने सारे जो पैंडल्स होते हैं लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं, इसका क्या कारण है, ये आपने कंक्लूजन बताया है। तो कंक्लूजन बेसिकली क्या है, कंक्लूजन वो कारण है जिसकी वजह से कोई काम हो रहा होता है, या कंक्लूजन वो चीज़ है जो आपको आपकी नज़र से दिखता है। तो किसी भी चीज़ को एंडिंग करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम ये सब चीज़ को सीख कर रखें। और एसेज में क्या क्या नहीं किए जाते, एसे में धन्यवाद नहीं लिखा जाता। एसे में जब तक आपसे ये ना पूछा जाए कि आप क्या बनना चाहते हैं, जैसे कोई कोई एसेज आता है कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता, मेरा प्रिय खेल जैसे हो गया, जिसमें पर्टिकुलरली आपके बारे में ही पूछा जा रहा है, तो आप उसमें मैं शब्द का इस्तेमाल करेंगे। मगर
अगर आपसे नॉर्मल पूछा जा रहा है, जैसे अभी मैंने बताया वृक्षारोपण, तो वृक्षारोपण में आप ये लिख सकते हैं, उपसंहार में आप जाके लिख सकते हैं कि मैं भी वृक्ष लगाती हूँ हर साल, कुछ नहीं तो मैं 10 वृक्ष तो ज़रूर लगाती हूँ, और अपने परिवार के नाम से भी लगाती हूँ। माता पिता भी आते हैं मेरे साथ लगाने के लिए। मैंने अपने छोटे भाई बहन को भी सिखाया है कि ऐसे वृक्षारोपण करते हैं, ऐसे प्रकृति को बचाते हैं। ये सब उपसंहार में लिख सकते हैं। मगर अगर आपसे इन जनरल कोई ऐसे लिखने को कहेगा, तो आप स्टार्टिंग से ही मैं कर कर नहीं लिखेंगे। आप भी इन जनरल ही बोलेंगे कि हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, मतलब पूरे विश्व के लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, आपको अपना पर्टिकुलर कोई लाइफस्टाइल नहीं बताना है, जब तक आपसे खुद चलकर ना पूछा जाए कि आपने कैसा वृक्ष लगाया, आपने क्या किया। समझ गए ना आप? दोस्तों, ये वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।